इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, भजनलाल परिवार का हरियाणा के अंदर हमेशा ही बोलबाला रहा है। परंतु अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो भजनलाल परिवार एक तरह से खामोश नजर आ रहा है। जहां पर बीजेपी में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई परिवार बीजेपी के किसी बड़े कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या हो सकता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या उनका मोहभंग हो चुका है बीजेपी से? सुनने में यह भी आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे संपर्क किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, एक तरह से देखा जाए तो भजनलाल की एक समय हरियाणा में तुत्ती बोली है जी, और लंबे समय तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं जी। तो इस परिवार का भी एक समय में अच्छा राजनीति में बोलबाला रहा है। कहीं कहीं कुलदीप बिश्नोई ने जब भाजपा बनाई तो उस वक्त रोहतक की रैली हुई तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ये भजनलाल को भी पीछे छोड़ सकते हैं लोकप्रियता के मामले में जी। परंतु अगर हम कुछ समय से देखें, कुछ समय से बीजेपी में इनको दरकिनार किया जा रहा है या फिर इनका मोहभंग हो चुका है? देखो, निश्चित रूप से चौधरी भजनलाल की एक बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत रही। एक बहुत ही साधारण परिवार से आकर के जी, और उन्होंने हरियाणा प्रदेश की 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ करके जीता जी। एक फरीदाबाद हरियाणा का आखिरी छोर है जहां से वो सांसद चुने गए। बिल्कुल। करनाल से वो सांसद बने जी। हिसार से वो सांसद बने जी। उनके बेटे भिवानी से सांसद बने जी। उनके बड़े बेटे कालका, जहां मतलब हरियाणा का बिल्कुल आखिरी छोर, उत्तरी छोर, उस पर उनके बेटे लगातार विधायक बने जी। उनके भतीजे फतेहाबाद में विधायक बने उनके एक और नजदीकी टोहाना में विधायक बने जी। खुद जो है उनकी धर्मपत्नी आदमपुर से विधायक बनी, उनके बेटे आदमपुर से विधायक बने, पोते बने, उनके पुत्र वधू बनी और हांसी से भी बनी जी। तो निश्चित रूप से एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक उनका कद रहा। लेकिन अब जैसा आपने बताया, जो 8 तारीख को परिणाम आया जिसमें आदमपुर का वो उनका गढ़, वो किला ढह गया और वो ढहा तो उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले वो केवल लोकसभा के चुनाव में ढहा था। ठीक है। जब लोकसभा के एक चुनाव में वहां 2019 के चुनाव में बृजेंद्र सिंह जीते थे, आदमपुर में भव्य बिश्नोई खड़े थे, ठीक है, उसके बावजूद बृजेंद्र सिंह जीते थे जी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही भजनलाल परिवार से कोई नहीं खड़ा था लेकिन वो बीजेपी में थे जी। और उसके बावजूद वहां कांग्रेस का प्रत्याशी काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता था जी। लेकिन विधानसभा के लिहाज से पहली बार आदमपुर का किला ढहा जी। पूरा अगर आज तक का आदमपुर का राजनीतिक इतिहास देखें तो एक पहले चुनाव को छोड़ करके जब दाबड़ा परिवार से वहां से जीते थे, उसके बाद लगातार चौधरी भजनलाल का परिवार वहां से जीता जी। इस चुनाव में इस हार के बाद चूंकि कुलदीप बिश्नोई ने इस चुनाव में 2 टिकटें दिलाई, वो बीजेपी में आए, उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को दिलाई और अपने खासम खास रणधीर पनिहार को दिलाई जी। बेटा उनका चुनाव हार गया। ठीक है, उनके जो खासम खास हैं वो चुनाव जीत गए रणधीर पनिहार, लेकिन बेटे का चुनाव हारते ही उनका जो एक राजनीतिक ओरा था वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया। क्योंकि देखिए प्रद्युमन भाई, क्योंकि जनता की नजर में जी भजनलाल परिवार में जब से भजनलाल जी एक्सपायर हुए थे जी, तब से परिवार के मुखिया के रूप में कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई आगे चले जी गए। बिल्कुल। और लोग ये मान रहे थे कि ये विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं जी, और मान भी लिया था जी। परंतु जिस प्रकार से विरासत ढहती हुई दिखी जी, तो इससे लोग भी इनसे विमुख होते चले गए। देखो, निश्चित रूप से 2004 का चुनाव मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 4 में लोकसभा का और 5 में विधानसभा का। हाँ। उससे पहले चंद्रमोहन जी लगातार कालका से विधायक बनते रहे और कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से एक बाई इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो यहां से विधायक बने।
उसके बाद 2004 में एक लोकसभा का चुनाव हुआ भिवानी का, जिसपे पूरी दुनिया की नजरें थी, जहां 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीते। उसके बाद एकदम से उनका कद चंद्रमोहन जी से ऊपर चला गया राजनीतिक रूप से। बिल्कुल। फिर चंद्रमोहन जी को डिप्टी सीएम बना दिया जी। 2009 तक भले ही कुलदीप बिश्नोई सांसद हों, लेकिन चंद्रमोहन प्रदेश में, क्योंकि जो फिजा का प्रकरण हुआ, अगर वो ना होता तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक कैरियर भी बड़ी ऊंचाइयों पर था, उप मुख्यमंत्री बन चुके थे जी। लेकिन उस कैरियर के बाद वो एकदम से नीचे ढलान पर चले गए जी। और कुलदीप बिश्नोई अकेले जो है चौधरी भजनलाल की विरासत के अकेले प्रतिनिधि उस समय रह गए। उसके बाद चंद्रमोहन जी हार गए। चूक नहीं थी क्या अगर दोनों भाई समांतर चलते? देखो, निश्चित रूप से तमाम परिवारों में हरियाणा के केवल एक परिवार को छोड़ करके हर परिवार में इसी तरह से जूत बाजा हुआ है राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर के। अब अगर हम बात करें कि कुलदीप बिश्नोई ने जब से चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत को संभाला है या जब से वो एक्टिव राजनीति में आए हैं, तब से उन्होंने जितने भी फैसले लिए राजनीतिक रूप से, वो सारे फैसले उनके गलत साबित हुए। हर बार उनकी टाइमिंग गलत रही। एक बड़ा गजब वाक्य मैं बताता हूं। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार में है, केंद्र में सरकार में है जी, लेकिन 2014 से पहले जब कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था जी, आज का हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल और बीजेपी का जब अलायंस था जी, तो कुलदीप बिश्नोई ने पूरे हरियाणा में एक यात्रा निकाली थी। हाँ जी। उस यात्रा के बाद ही माहौल बना था और उस यात्रा में मैंने खुद ने देखा है बीजेपी के पिछले 10.5 साल 10.25 साल में जो बड़े तुर्रम खान बने घूमते थे नेता, जो ये समझते थे कि हम ही सब कुछ हैं, उनको टाइम लेके कुलदीप बिश्नोई से मिलना पड़ा करता। ये हालात थी। वो जो बस में जब वो जब यात्रा कर रहे थे पूरे हरियाणा की, तो उसमें बैठने के लिए भी उनको छोटे छोटे जो अजका के छोटे छोटे नेता कार्यकर्ता थे, उनकी मान मनोबल करनी पड़ा करती। उनको उनके आगे हाथ पांव जोड़ने पड़ते कि कुलदीप जी के साथ हमें बस में बैठा दो। यानी कि वो आगे 10 साल में बड़े बड़े पदों पर रहे। यानी कि जो उस वक्त जो नेता कतार में थे जी, इन्होंने उनको टाइम तो दिया ही नहीं जी, साथ में कहीं उनका तिरस्कार भी किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, उसको तिरस्कार भी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि उस समय कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा चेहरा थे और बीजेपी के नेताओं का कोई सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि बीजेपी का हरियाणा में उससे पहले कोई सिस्टम था ही नहीं। वो पहले चौधरी देवीलाल की पार्टी की पिछलग्गू थी, कभी बंसीलाल जी के साथ पिछलग्गू रहे, कभी ओम प्रकाश चौटाला के पिछलग्गू रहे, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के रहे। वहां से जो टर्निंग पॉइंट घूमा वो ये घूमा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस प्रधानमंत्री बनने से पहले का मैं एक वाक्य बताऊं, जो उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। बीजेपी और अजका में अलायंस हुआ 8 और 2 पे जी, और बीजेपी ने 2 सीटें कुलदीप बिश्नोई को दी, पहले करनाल और हिसार। कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक सोच का अंदाजा इस बात से दर्शक लगा सकते हैं, उनको 2 सीटें दी बीजेपी ने और दोनों में एक जगह से खुद खड़े हो गए और करनाल से अपने भाई चंद्रमोहन को टिकट दे दी। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। वो तो उसके बाद जो है फिर से सिस्टम गड़बड़ाया और उनको फिर करनाल की बजाय सिरसा से दी गई। उसी समय वो करनाल की टिकट पे सुषमा स्वराज जेड़गी और फिर उनको जो है जब सिरसा से दी तो वहां सुशील इंदौरा को एंड टाइम पे ज्वाइन करा के उन्होंने टिकट दे दी। एक मिनट में थोड़ा रोकना चाहूंगा। उस टाइम चर्चाएं इस प्रकार की भी चलती थी कि ये अड़े हुए थे कि मुझे सिरसा और फतेहाबाद चाहिए, बड़ा हिसार चाहिए जी। लेकिन बीजेपी ने इनको करनाल और फरीदाबाद ऑफर की थी जी। तो कहीं न कहीं ये इनकी चूक नहीं थी क्या? बीजेपी ने इनको सही टिकट ऑफर की थी। देखो, इनकी वही तो मैं बता रहा हूं कि हमेशा राजनीति इनकी चूक में रही है। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए लोकसभा में यहाँ हालात ये बने कि अंबाला ऑफर कर दी थी करनाल के बजाय, ये दोनों हार गए। उसके बाद भी बीजेपी चूंकि सत्ता में आ गई थी केंद्र में जी, और सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इनको कभी 30 सीटों का ऑफर किया, कभी 20 का किया। अगर उस दौरान भी 20 सीटों पर कुलदीप बिश्नोई लड़ लेते तो भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो नहीं डिसीजन ले पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अपने 6 विधायकों में से मतलब वो अकेले बच गए, एक को भी नहीं संभाल पाए 2009 में। कितनी बड़ी राजनीतिक भूल है। ठीक बात। और उससे बड़ी भी राजनीतिक भूल मैं बताऊं कुलदीप बिश्नोई की, 2 दिसंबर 2007 को रोहतक में उन्होंने रैली की
2 दिसंबर 2007 को, जी जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस का ऐलान किया जी। और अकेले आदमी की बिना सरकारी तंत्र के इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई जितनी उस टाइम पे उन्होंने की। लोग रैलियों में भर के आए थे और उस रैली में लोगों को एक ही उम्मीद थी कि यहाँ कुलदीप बिश्नोई अपने सांसदी से इस्तीफा देंगे। अगर वो उस दिन इस्तीफा दे देते तो वो 2009 में प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, लेकिन वो नहीं वो फैसला ले पाए। उसके बाद उन्होंने चौधरी भजनलाल, राकेश कंबोज और धर्मपाल मलिक 3 विधायकों का इस्तीफा कराया, उसमें से 2 हारे, केवल चौधरी भजनलाल जीते। तो दरअसल उनका जितना भी राजनीतिक सिस्टम है वो हमेशा से, शुरू से, जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं, लगातार बिगड़ता गया। 2004 में उनके पास वो सुनहरी मौका था जब वो भिवानी में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हरा करके बने थे। बहुत बड़ी चर्चा बनी थी, लालों के लाल चुनाव लड़ रहे हैं जी। और उसके बाद क्या हुआ, जब चौधरी भजनलाल को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, तो भी ऐसी चर्चाएं थी कि भजनलाल जी को गवर्नर बनाया जा रहा है, चंद्रमोहन को तो डिप्टी सीएम बना ही दिया था, कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका केवल मुख्यमंत्री बनने का सपना। आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूं, जब चौधरी भजनलाल जी गुजरे उस समय वो इतनी लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत अपने परिवार की छोड़ करके गए थे कि हरियाणा के 90 के 90 हलकों में चौधरी भजनलाल के नाम का वोट बैंक था। वर्कर था, बड़े मजबूत और बड़े मजबूत वर्कर और नेता थे जी। आज ये हालात है कि कुलदीप बिश्नोई के आप गिने चुने वर्कर बाकी। सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े साम्राज्य को जो आदमी नहीं संभाल पाया तो उसमें कोई तो कमी है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद 2014 का चुनाव हो गया। 2014 के चुनाव में 2 सीटें आ गई। उसके बाद जो वो 2 सीटें आई उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर लिया। कांग्रेस में मर्ज करने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कर लिया। कांग्रेस में भी ठीक ठाक था, वहां भी मुख्यमंत्री बनूं या प्रदेश अध्यक्ष बनूं, केवल एक जिद उन्होंने पकड़ ली। 19 में वो विधायक बन गए। फिर हालात ये बनी कि उस कांग्रेस को भी उन्होंने छोड़ना पड़ गया, क्योंकि ना कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना, ना मुख्यमंत्री बना। फिर और देखिए कितनी बड़ी राजनीतिक भूल उन्होंने की, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आदमपुर में बाई इलेक्शन आया, मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर वो वास्तव में नेता होते तो उनको खुद को चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर वो खुद चुनाव लड़ते, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूं कि वो प्रदेश की सरकार में मंत्री होते। लेकिन उन्होंने अपने जो है बेटे भव्य बिश्नोई को एमएलए का चुनाव लड़ा और उनको मंत्री बना नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल जूनियर विधायक। यस, बिल्कुल। तो नहीं बनाया गया। उसके बाद इस चुनाव में आप देख लीजिए, वो नलवा में तो वोट मांगने के लिए बिजी और अपना घर उन्होंने संभाला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उनकी जो राजनीतिक सोच है वो संकुचित है और वो आगे बढ़ने की नहीं है। अब फिर और अगली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे एक आम वर्कर हो, जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सही कहा। यहां भी जब से कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए, एक बड़ी मैं आपको गजब बात बताता हूं। कुलदीप बिश्नोई को विधानसभा का जब ये बाई इलेक्शन था आदमपुर का, तो भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई। वो टिकट मिलने के बाद भी बीजेपी के ऑफिस में जहां से मुख्य चुनाव कार्यालय था वहां भी कभी नहीं आई। अच्छा। जीतने के बाद आए। कितनी बड़ी अचंभे की बात है। फिर अगली बात जो है, अब जब से वो बीजेपी में है, ना बीजेपी की मीटिंग अटेंड कर रहे, ना उनका बेटा आ रहा। आज उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रभारी है। युवा मोर्चा की लगातार गतिविधियां हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और चमकने का बड़ा मौका है, चमक सकते हैं। बिल्कुल। रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई तीनों प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उसके बावजूद नहीं आ रहे। बीजेपी की आप कम से कम मुख्य जो मीटिंगें हैं उनमें तो आप आओ। यस। अभी हिसार में तो आप पार्टी जैसी पार्टी मानने जा रहे हैं। अभी हिसार में सदस्यता अभियान के लिए पंडित मोहनलाल बड़ोली जी आए हुए थे, उसमें भी पिता पुत्र माता सब जो है गायब, कोई नहीं दिखाई। एक देखने वाली बात प्रद्युमन भाई, देखिए बीजेपी आज के दिन एक ऐसी लगातार चलती ट्रेन बन चुकी है, राजनीतिक ट्रेन जो 24 घंटे चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें कौन सवारी चढ़ गई, कौन सवारी उतर गई, उस ट्रेन में कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये अगर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं
ट्रेन को कोई असर नहीं पड़ रहा है, इनको जरूर असर पड़ रहा है। तो ये मूर्खता ऐसी क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं, समझ में नहीं इनको असर क्या पड़ रहा है वो सुन लो। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत से अभियान चला रही है जी। छोटे छोटे नेताओं को भी उसमें जिम्मेवारियां मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि इनको कोई जिम्मेवारी नहीं मिल रही। अभी जो सदस्यता के लिए जिला वाइज संयोजक लगाए गए हैं, बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया है, कहीं उसमें नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो बीजेपी को भी उनकी कोई ज्यादा ही जरूरत नहीं है। एक्टिव होने अब बीजेपी को उनकी औकात का भी पता चल गया। हाँ। कि जो अपना खुद के घर से नहीं जीत सकते, और वो तो आदमपुर बाई इलेक्शन भी वो केवल इसलिए जीत गए। तो मैं बड़ी अचंभे की बात बताता हूं। आदमपुर बाई इलेक्शन भी वो केवल इसलिए जीत गए कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तंत्र मंत्र सरकार झोंक रखी थी। सारी की सारी सरकार यहाँ पड़ी थी। और दूसरी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी थी। अगर कुमारी शैलजा थोड़ा सा भी जयप्रकाश जेपी का साथ दे देती, या जयप्रकाश जेपी की जगह कोई लोकल कैंडिडेट होता, जैसे इस बार चंद्र प्रकाश लोकल कैंडिडेट जी, बिल्कुल सही। ठीक है, उनका गांव नलवा में नहीं है, लेकिन जो पुराना जो आदमपुर है उसी में था ये नगर गांव। यस, बिल्कुल। और जो पंडित रामजी लाल का एक बड़ा नाम था इस एरिया में, बिल्कुल। तो उन्होंने उनको हरा दिया। अब जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई व्यवहार कर रहे हैं, बीजेपी भी सेम वही चीज रिएक्ट कर रही है। बीजेपी उनको कोई जिम्मेवारी नहीं दे रही। ठीक है, घूमते रहो, बहुत घूम रहे हैं, सही बात है। आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है इससे, बल्कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं दर्शकों को, ना तो कुलदीप बिश्नोई को कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो साधन संपन्न आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, ना उनके बेटे भव्य बिश्नोई को कोई नुकसान हो रहा। असली नुकसान किसको हो रहा? असली नुकसान हो रहा आदमपुर हल्के की जनता को, और उन लोगों को जो चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ वर्षों से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने कुलदीप बिश्नोई के साथ लग करके लाखों करोड़ों रुपए पैसा खराब किया है अपना राजनीतिक रूप से। मुझे ऐसे ऐसे लोग ध्यान है पुनिया साहब जी, जिन्होंने करोड़ों रुपए, जब हजका पार्टी बनी, करोड़ों रुपए जिन्होंने लगाए। बिल्कुल सही कहा। आज वो सारे लोग जो इसी उम्मीद में थे कि कुलदीप बिश्नोई अब सत्ता में आए हैं, क्योंकि वो 2005 के बाद अभी ठीक ठाक सत्ता में आए हैं जी, लेकिन अब भी अगर वो नहीं संभल रहे तो निश्चित रूप से इसका बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब जो अगली जो बात है, लोगों के काम नहीं होंगे तो मतलब बिल्कुल नहीं होंगे। काम तो उन्हीं के नहीं हो रहे जो सारा दिन खड़े रहते हैं। हाँ। और ये तो आते ही नहीं, तो इनके कैसे होंगे? और हार का कारण भी एक बड़ा यही है। बिल्कुल, हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने लोगों से दूरी बना ली, और जनता जनार्दन है। हाँ। अगली जो बात है, अब भी आप देख लेना, और दर्शक भी इस बात को देख लेंगे, आज सबको ये पता है कि कांग्रेस का भविष्य धूमिल होता हुआ है, दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि कांग्रेस आज जिस हालात में है, अभी उभरने की कोई पोजीशन नहीं है। बिल्कुल। उसके बावजूद एक गजब बात मैं बताऊं, पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर लोगों की जुबान पर ये बातें चल रही हैं बड़े जोरों शोरों से कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जा सकते हैं। प्रद्युमन भाई, बीच में जनता का भी सवाल है, मेरे जहन में भी ये सवाल है जी। मुझे थोड़ा सा ये समझाइएगा, कांग्रेस आज के दिन डूबता हुआ जहाज है जी। ये डूबते हुए जहाज में चढ़ क्यों रहे हैं? मुझे थोड़ा ये समझ। मैं वही बात कह रहा हूं जो आपने जो बात बोली है कि असली कहानी क्या है कि जब सबको ये पता है कि कांग्रेस में से तो लोग भाग रहे हैं, डूबता हुआ जहाज है। कुलदीप बिश्नोई हमेशा ही डूबते हुए जहाजों की सवारी करते हैं। ये क्या है? ये अपरिपक्वता है क्या? ये दरअसल मैं ये मानता हूं कि उनमें राजनीतिक सूझबूझ है ही नहीं। अच्छा, अगर राजनीतिक सूझबूझ हो तो वो इस तरह के फैसले लेंगे नहीं। आप एक बात बताओ, मैं बड़ी एक गंभीर बात दर्शकों को बताऊं। अभी 8 तारीख को जब परिणाम आया, उसके बाद मीडिया में और सोशल मीडिया पर एक खबरें चली कि राव इंद्रजीत अपने 10-12 विधायकों को लेकर के कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इंद्रजीत साहब का तुरंत बयान आया कि मैं तो बीजेपी का प्योर सिपाही हूं, और जो कि सारी खबरें प्लांटेड थी, उनको पता था, सबको पता है। हाँ। अब कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं, समाज में भी चारों तरफ से, हमारे पास भी फोन आ रहे हैं लोगों के, उनका एक बयान भी यह है कि मैं बीजेपी का कट्टर सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। कहीं ना कहीं उनका कुछ ना बोलना संदेह के घेरे में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि जिस उनका हमेशा से कांग्रेस से ही वास्ता रहा है, कांग्रेस को उन्होंने बीच में छोड़ भी दिया, फिर वो वापस फिर कांग्रेस में चले गई। अब वो बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। उसका कारण बताता हूं आपको।
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें स्टेज पर भी नाम लिख करके बिठाया जाता है कि इन आदमियों की कुर्सी है, इसके अलावा बाकी सब नीचे बैठो, और बाकायदा पर्ची लगती है, पर्ची लगती है। कुलदीप बिश्नोई उन लोगों में है जिसको मरोड़िया किस्म का बोलते हैं कि भाई मैं नहीं बैठूंगा ऐसे नीचे। कुलदीप बिश्नोई नीचे सामने बैठने वालों में नहीं है, उनका एक एटीट्यूड है और उसको गिरने नहीं देते। लेकिन राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करनी तो यह निश्चित रूप से यहाँ तो अनुशासन में रहना पड़ेगा जी। उसके वो कभी आदी रहे नहीं। अब हालात ये है कि अब वो कांग्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं, वो भी मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं। असली जड़ क्या है कि चौधरी भजनलाल का एक वोट बैंक था गैर जाट का जी, और जिसमें भी विशेष रूप से जिसको अब जो डीएससी समाज बोलते हैं ना, जिसका एक नया वर्गीकरण किया है, एक तो ये वर्ग उनके साथ था पूरा, जिसमें चमार को छोड़ करके और बाकी बड़ी संख्या में चौधरी भजनलाल के साथ थे। बिल्कुल सही कहा। दूसरा पंजाबी बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल थे। सही कहा। ब्राह्मण उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में थे और चूंकि वो खुद जो बिश्नोई थे उनका तो वोट बैंक बहुत कम है। उसके बाद जो बैकवर्ड है जिसमें चाहे जांगड़ा समाज हो, कुम्हार समाज हो, सेन समाज हो, आपका सोनी समाज हो, ये जो समाज है ये उनके साथ बड़ी तादाद में थे। और चौधरी भजनलाल का एक बड़ा वोट बैंक था। लेकिन आज बीजेपी को उनकी क्यों नहीं जरूरत है? आज ये सारा का सारा वोट बीजेपी के पास ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। कुलदीप के पल्ले अभी कुछ है ही नहीं जी, तो इसलिए यहां तो उनको बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस में क्या हालात हैं? एक जी दर्शकों साथियों, जो बात अभी प्रद्युम्न ने बोली ना, सबसे बड़ा कारण यही है, यही सार, यही निचोड़ है जो कुलदीप बिश्नोई की राजनीति धीरे धीरे गर्त में जा रही है। और जो बीजेपी जो वो लाइमलाइट चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है, वो इसलिए नहीं मिल पा रही है जो प्रद्युम्न ने बताया। जी आगे चलिए प्रद्युम्न भाई। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब वो कांग्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में हालात और परिस्थितियां ये हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी हार गई जी। अब हुड्डा साहब को खुडे लाइन लगाने की चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरा जो गुट है कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। उनके दिमाग में भी एक चीज है कि अब जो ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस के बलबूते पर सरकार नहीं आ सकती। सरकार केवल और केवल तब आ सकती है जब जो जिन वोट बैंक का हमने जिक्र किया इसमें से कुछ ना कुछ वोट कांग्रेस की तरफ आए। वो कब आ सकता है? जब इस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी नेता को आप अपने साथ जोड़ें। वो नेता और कोई, क्योंकि बीजेपी वाला तो कोई जाएगा नहीं, तो और कोई नेता उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए हो सकता है कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई पर डोरे डाल रहे हो। ना तो आज के दिन कुलदीप बिश्नोई के पास कोई बीजेपी में बहुत लंबी चौड़ी कोई जिम्मेवारी, ना बीजेपी में कोई ये कि भविष्य में उनको कुछ बीजेपी दे देगी, ऐसी भी कोई हालात और परिस्थितियां नहीं लग रही। जबकि अगर वो कांग्रेस में जाते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस को जरूरत है तभी तो उनका कोई मान सम्मान होगा। आज जब कांग्रेस को जरूरत है तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनको कहीं ना कहीं बढ़िया जगह एडजस्टमेंट कर दे। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा बयान, मैं आपको बात बताऊं, जब उनसे एक बार ये पूछा गया कि आप प्रदेश में क्यों नहीं सक्रिय हो रहे, तब वो कांग्रेस में थे, हजका को मर्ज कर दिया था। तो कुलदीप जी ने ये कहा कि भाई मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे तभी तो मैं घूमूंगा। और वो अक्सर कहते थे ये बातें। और अभी बीजेपी उनको कोई जिम्मेवारी नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी हो सकता है उनको कुछ ना कुछ दे दे। देखिए प्रद्युम्न भाई, इसमें भी एक पेच है जी। देखिए अभी चुनाव को खत्म हो ज्यादा समय नहीं हुआ जी, और चुनाव में जो एक कैंपेनिंग कमेटी थी उसके भी वो संयोजक थे जी। उसके बाद उन्होंने एक वो चुनाव प्रबंधन समिति बना रखी थी, उसके भी वो चेयरपर्सन थे जी। तो बहुत अहम जिम्मेदारी तो दे रखी थी उनको, वो चुनाव से पहले दे रखी थी, लेकिन उसमें भी वो लंबे सक्रिय नहीं था। नहीं रहे वो। उनको तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो प्रदेश अध्यक्ष बना दो या मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि कांग्रेस में भी उनकी वही रट थी, या तो मुख्यमंत्री बना दो, जब वो मुख्यमंत्री की बात नहीं आई तो प्रदेश अध्यक्ष बना दो। कुलदीप बिश्नोई को केवल बड़े वाली कुर्सी चाहिए, वो वर्कर बन करके। या भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात क्या है कि यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ऐसी बातें नहीं करते। अभी नहीं देखिए आप जी, क्योंकि जो बीजेपी का कल्चर है जी, वो मैं अभी भी बयान सुन रहा था मोदी जी का, जब महाराष्ट्र चुनाव में जीत हुई, शाम को वो अपने राष्ट्रीय कार्यालय में वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे जी। वहां पर भी उन्होंने कहा
कि मैंने एक उद्देश्य बनाया था जी। कि मैं 1 लाख नए लोगों को राजनीति में लेकर आऊंगा जी और उनको राजनीति में अच्छे से सक्रिय करूंगा। जी। तो उन्होंने बताया भी कि अभी भी जो चुनाव खत्म हुआ है, जी। करीब करीब 35-40 लोग ऐसे महाराष्ट्र में जीत कर आए हैं जी। जिनके परिवार का राजनीति तक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जी। तो ये तो राजनीति इस प्रकार की करते हैं। जी। ये तो पुराने छत्रप को ये कहते हैं, भाई देख जी। काम कर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तेरी कदर होगी। परंतु नए लोग आएंगे और उनको जिम्मेवारियां दी जाएंगी। भजन लाल जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ये बहुत हैं। अभी हरियाणा विधानसभा में देखो आप कितने नए नए चेहरों को ले आ गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी गई हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं था राजनीति से। बिल्कुल। और ना केवल भजन लाल, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की हम बात कर लें या कोई और भी बहुत से ऐसे नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी है। नायब सैनी ने कभी सपने में ये सोचा था कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओगे? कभी भी सोचा हो तो बताओ। तो क्या आपको ये लग रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही आ रही है कि जो नए चेहरे इनसे आगे निकल गए हैं जी, और ये कहीं न कहीं जहां खड़े थे उससे भी 10 कदम पीछे चले गए हैं? देखो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार कुलदीप बिश्नोई को बड़े करीबी से देखा है। वो इस तरह की राजनीति करते हैं कि वो ही सब कुछ है और बाकी सब उनसे नीचे हैं, इसीलिए वो फेल हो रहे हैं लगातार। वरना तो आप एक बात बताइए, वो एक ये कहते हैं ना कि जिद्दी आदमी, वो राजनीति में जिद्दी कभी नहीं चलती राजनीति में। कोई आदमी ये चाहे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, और बीजेपी में तो खासकर नहीं चलते। बीजेपी में तो बिल्कुल भी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुसार वहां तो बड़े बड़ों को सीधा कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। इनसे बड़े बड़े तो बहुत नेता हैं। हाँ, जिनको आज घर बैठा दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। और हरियाणा प्रदेश में आप एक बात बताइए, हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, इनके बेटे को तो कम से कम टिकट दे दिया। बहुत से तो ऐसे नेता हैं जिनको घर बैठा दिया। रामविलास शर्मा देख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो थे बीजेपी के आदमी, घर बैठा दिया। सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दी, रणजीत चौटाला को टिकट नहीं दी। इनसे तो राजनीतिक रूप से तीनों बड़े हैं। अगर भव्य बिश्नोई का कद देखें और इन तीनों नेताओं का देखें तो, लेकिन इनको टिकट तो दे दिया कम से कम, उसके बावजूद ना सक्रिय होना, तो क्या बड़ी बात है। मुख्य सवाल पे आते हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी इनको क्या बड़ा पद दे सकती है? देखो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ना तो अपने विपक्ष के नेता का ऐलान कर रही है, वो तो चूंकि ये बन नहीं सकते, और ना ही वो प्रदेश अध्यक्ष इन्हीं को रखेंगे, बदलेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफा नहीं दे रहे हार के बावजूद। तो उस पर भी अभी पार्टी हरियाणा को पूरी तरह से एक बार साइडलाइन रखे हुए है। अब वो कब फैसला करती हो सकता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही इस बात में हो कि कुलदीप बिश्नोई आ जाए, क्योंकि देखो कुलदीप बिश्नोई के गांधी नेहरू परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं पहले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, उनकी असली लड़ाई किससे है? आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं, असली लड़ाई कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, और तो किसी के साथ है ही नहीं कांग्रेस में। और वो हुड्डा साहब को ही बार बार बोलते हैं। हालांकि राजनीति में वो हुड्डा साहब के घर जाकर के जो हलवा भी खाया है, कोई वो नहीं होता, लेकिन उससे डाउट नहीं होता क्या? जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो वोटर जुड़ा हुआ है, ये एक तरफ तो शुरू में जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा जी, तो हुड्डा साहब के विरोध में छोड़ा था जी, और फिर ये कांग्रेस पार्टी को दोबारा ज्वाइन किया जी, विलय कर दिया पार्टी का हजिका का। तो उसके बाद ये हलवा खाने के लिए हुड्डा के वहां चले गए। तो इसके वोटर में कहीं न कहीं वो थोड़ा सा एक संशय, आप जो बात कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। आप एक चीज देखिए, 2 दिसंबर 2007 को जब इन्होंने हजका बनाई, कितने पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कितने बड़े बड़े नेता इनके साथ थे। आज भी सरकार में राव नरबीर सिंह इन्हीं के साथ थे जो अभी मंत्री हैं। ठीक बात है, सरकार में, ठीक है। और उनको चुनाव भी लड़वा था इन्होंने लोकसभा का। इसी तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े बड़े चेहरे इनके साथ थे, और आज अगर गिनती करने लग जाओ तो 1 दर्जन आदमी नहीं मिलेंगे। तो एक ये कहीं ना कहीं वो इसी चीज का द्योतक है कि ईएन के ऊपर विश्वसनीयता इनकी कम हुई है। विश्वसनीयता के लायक लोग अब इनको समझना ही बंद कर दिया। यानी कि जो स्टैंड है इनका, स्टैंड पे लोगों को डाउट होता है। बिल्कुल, इनके स्टैंड पे लोग स्टैंड है ही नहीं, स्टैंड है ही नहीं। असली बात तो ये है ना। आप एक बात बताओ, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है गाली बक करके, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ राजनीति करके, गाली का मतलब ये है कि उनके खिलाफ लगातार मुखर होकर के, ये नहीं है कि कोई वैसे गाली गलौज, और उसके बावजूद उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिर बाद में जो है हलवा खा रहे हैं उनके साथ। इसी तरह से जिस गांधी नेहरू परिवार को
जो है रात में दिन में सारा दिन कोसते थे, उसके बाद उन्हीं राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार ज्वाइन कर रही। एक और बड़ी बात, इसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कह रहे थे, और वो तो वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल है, कि ये भाई बीजेपी को वोट मत गेट देना, इनसे खराब, मतलब सबसे बेकार यही सिस्टम है, और उसी बीजेपी में शामिल हो गए। स्टैंड तो है ही नहीं। एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं, 2007 से लेकर के और 2024 तक हरियाणा प्रदेश में या तो अशोक तंवर ने सबसे ज्यादा पार्टियां बदली और या फिर कुलदीप बिश्नोई ने बदली। अशोक तंवर का इनका तो दिन रात का अंतर है, क्योंकि अशोक तंवर तो एक बार सांसद बनी, ये तो खानदानी जो है पोजीशन है, पूछते होगी इनकी। तो आप ये देखिए कि कितनी पार्टियां बदली। 2007 में वो कांग्रेस में थे, 7 में फिर उन्होंने हजका बनाई, हजका बना करके उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ के फिर मायावती के साथ किया, विनोद शर्मा की पार्टी के साथ किया, फिर उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा, उसके बाद वो चलते चलते फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से अब वो फिर से जो है घर बैठ गए। वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो साथियों, हमने चर्चा की और चर्चा में प्रद्युम्न ने बिल्कुल आपको समझा भी दिया, बिल्कुल तह में गए, डीप में जाके चर्चा की कि कुलदीप बिश्नोई गलती कहां पर कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। और जो वोट बैंक एक समय में भजनलाल के साथ चट्टान की तरह अटल रहता था, उस वोट बैंक को बीजेपी ने कब्जा लिया है। जमीन अब उनके पास नहीं है। चतुराई इसी में कि आज भी वो अच्छा फैसला लें और जो उनके अच्छे वेल विशर हैं उनसे चर्चा करके फैसला लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि पहले भी उन्होंने जल्दबाजी में फैसले लिए हैं और वे उन्हीं के लिए घातक साबित हुए हैं। आप क्या मानते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित है, या फिर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और राजनीतिक चर्चा में। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम।